गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग की सेकंड यूनिट के सेकंड पॉइंट को, जिसमें हमने पढ़ना है स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मेड टेस्ट। हम सभी जान चुके हैं कि अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट लिए जाते हैं, परीक्षण लिए जाते हैं। और ये टेस्ट हमने दो टाइप के पढ़ लिए थे, पहला वस्तुनिष्ठ, दूसरा निबंधात्मक, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। और इसके अलावा हमने एक अच्छे परीक्षण या एक अच्छे टेस्ट के कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में भी सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी, जिसमें हमने पढ़ी थी तकनीकी विशेषताएं और व्यवहारिक विशेषताएं, टेक्निकल करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक्स। तो आज हमने पढ़ना है स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मेड टेस्ट को, ये भी सेकंड यूनिट के सेकंड पॉइंट के अंतर्गत, जिसमें हमने पढ़ा था एक अच्छे परीक्षण के गुण, उसके साथ में ही लिखा हुआ आपको सिलेबस में दिख जाएगा। तो बच्चों, अब बात आती है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या है और टीचर मेड टेस्ट क्या है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब प्रमापीकृत या मानकीकृत, और टीचर मेड का मतलब टीचर ने जो टेस्ट बनाया है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो आपको आगे ले जाने के लिए एक बार मैं बेस बनाना चाहूँगी, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि के बहुत सारे टेस्ट हैं, क्रिएटिविटी के टेस्ट हैं, पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं, तो ये सारे टेस्ट बच्चे पर अप्लाई किए जाते हैं। तो आपको पता है कि इन टेस्टों को हम कहते हैं प्रमापीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये टेस्ट क्यों स्टैंडर्डाइज्ड हैं? क्योंकि इनका निर्माण किया गया है। तो इनका निर्माण विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए और जिन पर अप्लाई किया जाना है, उनमें भी जितने भी तरह के लोग हैं, उन सारे लोगों पर अप्लाई करके और लास्ट में रिजल्ट्स निकाले गए। इसलिए इसे कहा जाता है प्रमापीकृत या मानकीकृत परीक्षण। ऐसा कहा जाता है कि इसके रिजल्ट तैयार हैं कि अगर ऐसा हो तो आप ऐसा कर दीजिए। जैसे हमने बुद्धि का मापन करना है, तो हमारे पास एक सूत्र है ना, MA/CA/100। तो वो क्या करता है, वो बुद्धि का लेवल ला करके हमारे सामने रख देता है। फिर एक टेबल फिक्स है कि अगर वो वहाँ पे 90 से 110-20 के बीच में स्टैंड कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक सामान्य बालक है। और अगर वो 120 प्लस जा रहा है, फिर 120 में भी 140 प्लस जा रहा है, तो इसका मतलब वो तो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हो गया। तो वहाँ पे बुद्धि के जो परीक्षण हैं, या मैं कहूँ कि बुद्धि का जो मापन करने की जो टेबल है, जिसमें हम लास्ट में रिजल्ट देखते हैं, वो क्या है, वो मानकीकृत है, पूरी तरह से प्रमापीकृत है। उस पर हमें सिर्फ उस टेस्ट को अप्लाई करना है, रिजल्ट चेक करना है और काम हो गया, हमें कुछ नहीं करना। अब अगर मैं बात करती हूँ आपसे टीचर मेड टेस्ट की, तो जो अध्यापक ने टेस्ट बनाया है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि लोकल लेवल का होगा, सामान्य परीक्षण होगा। कैसे सामान्य होगा? एक टीचर अपनी कक्षा में शिक्षण कराता है, शिक्षण कराने के दौरान वो विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है, अच्छे से अच्छा शिक्षण कराने का प्रयास करता है, ताकि विद्यार्थी मूल्यांकन कर सके। ये तो क्लियर है हमें कि मूल्यांकन बच्चों अधिगम कर सकें। तो और उस अधिगम के मूल्यांकन के लिए वो क्या करता है, वो परीक्षण का निर्माण करता है। अब जो उसने कक्षा में पढ़ाया है बच्चों, उसी पढ़ाए हुए में से वो एक टेस्ट तैयार करेगा और फिर उस टेस्ट को अपने स्टूडेंट्स पर अप्लाई करेगा। तो ये हो गया टीचर मेड टेस्ट, यानी जो कंटेंट उसने क्लास में बच्चों को पढ़ाया है, वो कंटेंट उसने चेक करना है कि क्या बच्चों को अच्छे से समझ में आया है, क्या उसके एफर्ट्स, उसका जो भी समय था वो सही जगह पे लगा है। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि वो शिक्षण कराए और बच्चे अधिगम करें। तो अब वो चेक करेगा कि क्या उसके शिक्षण कराने के बाद अधिगम अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ। तो बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखो, अब आपको जैसे मैंने दोनों टेस्ट के बारे में बता दिया, तो दोनों टेस्ट की थीम जो है, बेसिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो आपको समझ में आ गया। तो आप देखिए, दोनों के अगर मैं स्तर की बात करूं,
तो आपको एक बहुत ही हायर स्केल का लगेगा, जिसके लिए बहुत टाइम, बहुत पैसा और ये सब लगेगा। और एक बिल्कुल लेवल उसका बिल्कुल हम कह सकते हैं एक सामान्य लेवल, एक एवरेज लेवल का है, जिसको टीचर ने ही क्लास में पढ़ाया और फिर टेस्ट लेकर के उसको चेक कर लिया। तो इस तरह से ये हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। ओके, चलो अब हम इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए आपके पास सामने है प्रमाणीकृत एवं अध्यापक निर्मित परीक्षण। यहाँ पे प्रमाणीकृत लिखा हुआ है, प्रमाणीकृत है। प्रमाणीकृत परीक्षण वे होते हैं जिनका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, यानी उसके एक्सपर्ट होने चाहिए। जिस भी टॉपिक पे परीक्षण तैयार हो रहा है उसके एक्सपर्ट इसको तैयार करेंगे, विशेषज्ञ तैयार करेंगे, तथा विभिन्न परिस्थितियों में इनका प्रयोग करके इन्हें प्रामाणिक बना दिया जाता है। प्रामाणिक मतलब ऐसा एक उनको सर्टिफाइड कर दिया जाता है कि अब ये कहीं पे भी अप्लाई करने योग्य हैं। तो बात समझ में आ गई, जो मैंने पहले भी बताई थी वही बात यहाँ पे है। प्रमाणीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षण विशेषज्ञों के द्वारा, यानी जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। जिस तरह से डॉक्टर होते हैं ना, स्पेशल हमारे बॉडी के किसी पार्ट को वो उसमें स्पेशलिटी होती है उनके पास, तो यहाँ पे जिसका टेस्ट बनाया जा रहा है उस फील्ड में, उस क्षेत्र में या उस टॉपिक में जो एक्सपर्ट है, जो स्पेशलिस्ट है, वो इन परीक्षणों को तैयार करेगा। फिर विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों का मतलब जैसे आप मान लीजिए बुद्धि का टेस्ट बन रहा है, ठीक है, तो हम बुद्धि का टेस्ट बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के लोग हैं क्लास में या दुनिया में कह लो, बुद्धि तो किसी की भी चेक की जा सकती है। तो कितने प्रकार के ऐसे लोग हैं जो कि एक ही टेस्ट में ये सारे के सारे सबकी बुद्धि का मापन हो जाए, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। या बुद्धि का लेवल कितने तक हो सकता है, कितने लेवल्स हो सकते हैं बुद्धि के, तो यानी विस्तार से हर एक चीज़ की चर्चा करनी, एक ऐसा टेस्ट निर्मित कर देना कि जिसके रिजल्ट्स उस बनाए गए टेस्ट के रिजल्ट से मैच हों। तो सोचो कि बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल भी, और हम ये कह सकते हैं मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। या दूसरी मैं बात करूँ तो इसमें क्या लगेगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी और समय ज़्यादा लगेगा। तो विशेषज्ञ ही, एक्सपर्ट ही, स्पेशलिस्ट ही ऐसा कर पाएंगे। बहुत बड़ा काम होता है ये। आगे अगर हम अध्यापक निर्मित टेस्ट की बात करते हैं तो अध्यापक निर्मित परीक्षण से तात्पर्य उन परीक्षाओं से है जिनका निर्माण कोई अध्यापक अपनी कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाए गए हैं, यहाँ पे पढ़ाए गए विषय के पाठ्यक्रम के उस भाग के आधार पर करता है जो उसने एक निश्चित अवधि के अंतर्गत पढ़ाया है। बच्चों हिंदी टाइपिंग में आपको पता है मिस्टेक हो जाती हैं, और यहाँ पे पढ़ाए है और वहाँ पे प्रमाणीकृत है, और सॉरी फॉर दिस। अब आप देखिए कि अध्यापक निर्मित परीक्षण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने मतलब हम भी टीचर हैं, हम जो टेस्ट तैयार करेंगे शिक्षण कराने के बाद बच्चों के अधिगम को चेक करने के लिए, वो होगा अध्यापक निर्मित परीक्षण, टीचर मेड टेस्ट। अब ये टीचर मेड टेस्ट जो है वो क्या होगा, उसमें हम किसको चेक करेंगे, वो परीक्षण किस पर आधारित होगा। तो इसमें अध्यापक जो उसने कक्षा में शिक्षण कराया है, ठीक है, जिस विषय को उसने पढ़ाया है और उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसके जिस भाग को उसने पढ़ाया है, अब उसका ही परीक्षण करेगा जो कि एक निश्चित अवधि में उसने पढ़ाया है। तो ये हो गया इसका बेसिक। अब देखिए इसमें अंतर की बात करते हैं हम, डिफरेंस क्या है दोनों में, और डिफरेंस काफ़ी बार परीक्षा में पहले पूछा गया है। देखिए एक तरफ है प्रमाणीकृत परीक्षण, एक तरफ है अध्यापक निर्मित परीक्षण। प्रमाणीकृत स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और अध्यापक निर्मित टीचर मेड टेस्ट। प्रमाणीकृत जो परीक्षण होते हैं वो मानकीकृत होते हैं, यानी इनके पास एक मानक होता है, एक नॉर्म होता है इनका, और ये बिना मानकीकृत होते हैं। फिर यह किसी विद्यालय विशेष के पाठ्यक्रम पर आधारित ना होकर समस्त विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। अभी मैंने ये बताया ना आपको कि प्रमाणीकृत परीक्षण
इजी नहीं होता इनको बनाना। क्यों नहीं इजी होता? क्योंकि ये एक ऐसे परीक्षण होते हैं, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसे कहीं भी अप्लाई किया जाए, किसी भी परिस्थिति में अप्लाई किया जाए, किसी भी विद्यालय पर अप्लाई किया जाए, किसी भी कक्षा पर अप्लाई किया जाए, किसी भी विद्यार्थी पर अप्लाई किया जाए, तो जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट उन रिजल्ट्स पॉइंट्स में से ही होंगे जो कि लास्ट में ये बताएगा टेस्ट कि ये रिजल्ट निकल सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि टेस्ट अप्लाई करो तो दुनिया में जितने भी प्रकार के लोग हैं उन सब के अकॉर्डिंग ये टेस्ट बना होता है। बात समझने की कोशिश करना कि एक ऐसा टेस्ट जो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब की बुद्धि के अनुसार बना हुआ है, जो दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब की पर्सनालिटी के अनुसार बना हुआ है, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें किस किस प्रकार की क्रिएटिविटी हो सकती है उन सब के अनुसार बना हुआ है। अब आप ये सोचो तो फिर इसका मतलब इसको बनाने से पहले इस वर्ड में या यहाँ पे इस समाज में कितने प्रकार की बुद्धि के लोग होते हैं या उनके लेवल क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे भी तो काम करना पड़ता होगा, इस टॉपिक पे भी तो सोचना पड़ता होगा, तभी तो ये टेस्ट बनाया जाता है या इसका निर्माण संभव हो पाता है कि ये कल को किसी पे भी अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट सही आएंगे। तो इसके लिए इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वही है कि ये किसी भी विद्यालय विशेष के पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होता कि किसी एक विद्यालय के लिए बना होता है, बल्कि समस्त विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। कहीं भी इसको अप्लाई कर लो आप तो ये चल जाएगा। फिर इधर क्या होता है टीचर मेड में, यह किसी विशेष विद्यालय अथवा किसी कक्षा तक ही सीमित होता है। तो अध्यापक निर्मित जो टीचर मेड टेस्ट है वो समस्त विद्यालयों पे कैसे लागू हो जाएगा? किसी विद्यालय में किसी शिक्षक ने अगर क्लास सेम है, मान लो 6th क्लास की बात हो रही है, लेकिन एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में अलग तरीके से पढ़ाया है, दूसरे स्कूल में 6ठी कक्षा को 6th क्लास को किसी दूसरे टीचर ने अपने तरीके से पढ़ाया है, तो दोनों की थीम तो अलग अलग होगी। आप देखो एक लेसन और एक टॉपिक की अगर मैं बात करूँ ना तो उसको पढ़ाने का तरीका अलग अलग टीचर्स का अलग अलग होता है। ये सब चीज़ें आपको पता है, आपने ये देखी होंगी। अपने कॉलेज में ही देख लो, अगर एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगी या कोई दूसरा लेक्चरर पढ़ाए तो हमारी टीचिंग अलग अलग होगी ना। आप में भी सब बच्चे बीएड कर रहे हो, ठीक है, आपके जो क्लासमेट्स हैं तब जब वो लेसन प्लान वहाँ पे डिलीवर करते हैं आगे आकर के तो उनके पढ़ाने का तरीका कुछ और होता है, आपका कुछ और होता है। तो हर एक टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ाता है। तो जो अध्यापक निर्मित टेस्ट होंगे वो किसी एक विशेष विद्यालय तक या किसी एक विशेष कक्षा तक ही सीमित होते हैं, उनको समस्त विद्यालयों पर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यह ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, तो ज्ञान आपको पता है बहुत फैला हुआ है और हमारे चारों ओर ही ज्ञान है। अब ये ज्ञान के बारे में जो जानकारी है, ज्ञान की प्रकृति क्या होती है और ये सब कुछ, तो जो आप ये पढ़ रहे हैं आपका नॉलेज एंड करिकुलम पेपर, तो वहाँ पे आपने सेकंड पेपर में आपने देखा होगा कि ज्ञान क्या चीज़ है। ज्ञान व्यापक होता है, ये इसकी ज्ञान की विशेषताओं में मुझे लगता है आपने ये लाइन पढ़ी होगी, ज्ञान बहुत ही व्यापक होता है और ज्ञान की प्रकृति में भी ये चीज़ें आती हैं। मैंने भी ये पेपर पढ़ाया हुआ है तो मुझे इसके बारे में थोड़ी नॉलेज है। 2 साल मैंने यही पेपर पढ़ाया था, नॉलेज एंड करिकुलम। तो आप देखिए ज्ञान को हम वहाँ पे व्यापकता लिए हुए बताते हैं, यानी ज्ञान क्या है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है ज्ञान जिसको आप लाएं और बच्चे के हाथ में पकड़ा दें और आप बोलें कि लो बेटा ये ज्ञान को पकड़ो, नहीं है ना ऐसा। हम शिक्षा के द्वारा ज्ञान की जो लेवल्स हैं वहाँ तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं बच्चे को। ज्ञान क्या है, आप शुरू से लेकर के बच्चा जब से पैदा होता है पहले वो घर में ज्ञान लेता है, अपने माँ बाप से ज्ञान लेता है ना, अपने माता पिता से सीखता है, परिवार से सीखता है, पड़ोसियों से सीखता है। तो जो चीज़ें भी वो सीखता है वो सब ज्ञान के अंतर्गत आती हैं।
ज्ञान ज़रूरी नहीं है कि जब वो स्कूल जाता है, नर्सरी क्लास में होता है, फर्स्ट क्लास में होता है, तभी उसका ज्ञान होना शुरू होता है। और जब वो लास्ट में अपना BA MA BEd जो भी उसको करना है, PhD कर ली मान लो, तो ज्ञान फिर वहाँ पे बंद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान का मतलब है सीखना, कुछ नया जानना ही ज्ञान है। बाकी डिटेल आपने वहाँ पे पढ़ ली होगी, जहाँ तक मुझे पता था मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ भी नया सीखना ज्ञान है। बच्चा पैदा होता है तो घर में अपने माता पिता से सीखता है, इसके अलावा अपने पड़ोसियों से, परिवार से, समाज से सीखता है, फिर स्कूल जाने लगता है, फिर टीचर्स के संपर्क में आता है और फिर एक सिलेबस मिलता है उसको। अब वो सिलेबस भी किसकी जानकारी देता है? उसको एक अच्छा नागरिक बनाने की ओर बढ़ाता है, या फिर उसको इतना ज्ञान देता है कि जिससे उसको अपने आसपास का नॉलेज हो जाए। आप देखो, कभी आपने झांक करके देखा बच्चे जो स्कूल में या जहाँ भी कहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वो जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो चारों ओर की चीज़ों के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। बच्चे को हम भाषा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने सब्जेक्ट लगा रखा है लैंग्वेज का। लैंग्वेज पढ़ानी है बच्चे को, 2-3 भाषाएं आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, ताकि वो अपने विचार अभिव्यक्ति कर सके, ताकि वो सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा सके, ताकि वो उसकी बात को समझ सके। इसके लिए हम उसको पढ़ाते हैं लैंग्वेज। इसके अलावा हम उसको साइंस पढ़ाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, उसको पता ही ना हो कि आसपास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से आविष्कार हो रहे हैं। इसलिए हम उसको टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, ताकि वो उन यंत्रों उपकरणों का प्रयोग करके, उन आविष्कारों से जो बने हुए उपकरण हैं उनका प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके खुद को भी सुखी कर सके, खुद भी लाभ उठा सके और फिर बाद में अपने समाज और अपने देश को भी लाभ दे सके। इसके लिए उसको साइंस पढ़ाते हैं। सामाजिक विज्ञान उसको क्यों पढ़ाते हैं? सामाजिक विज्ञान उसको इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उसको समाज के बारे में सारी जानकारी मिले। सिविक्स क्यों पढ़ाते हैं? ताकि उसको अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हो, उसको पता चले कि 18 साल का होने पर उसने वोट डालना है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है, हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। अब अगर ये सब्जेक्ट उसको नहीं पढ़ाओगे तो फिर वो क्या यहाँ पे एक जो हम कहते हैं कि एक भावी नागरिक बनना, एक आदर्श नागरिक बनना, या फिर हम ये कहते हैं कि एक सफल इंसान बनना, वो बन पाएगा नहीं। हम उसको मैथ क्यों पढ़ाते हैं? देखो, मैथ्स उसको ज़रूरी नहीं है कि ज्योमेट्री वगैरह आगे कहीं काम नहीं आती, जो उस फील्ड में जाता है वहीं काम आती। क्या हमारे दैनिक जीवन में मैथ्स काम नहीं आ रही? क्या आ रही है। मैथ्स टाइम देखना सिखाता है, तो टाइम देखने में हमारी मदद नहीं हो रही। हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करेंगे? पूरे दिन के 24 घंटों को मैनेज कैसे करेंगे? हमारे काम टाइम पे कैसे हो पाएंगे अगर हमें टाइम ही नहीं देखना आता? तो हम दूसरों पे डिपेंड करेंगे ना। फिर ये जो हम संख्याओं का ज्ञान लेते हैं, ये संख्याएं हमारी कितनी मदद करते हैं। अब मनी रिलेटेड चैप्टर्स हमें कितना ज्ञान देते हैं कि इस तरह से रुपए को पैसे में चेंज कर सकते हो, पैसों को रुपये में चेंज कर सकते हो, और इस तरह से। अब आजकल तो चैप्टर्स लगते हैं कि डॉलर वाला सिस्टम होता है, वहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाओ रुपीज़ में। और इसके अलावा अगर हम मनी वाला चैप्टर, मनी तो खैर अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, पूरी ज़िंदगी मनी कमाने में ही चली जाती है, पैसा कमाने में चली जाती है लोगों की। तो टाइम, मनी, इसके अलावा देखो हमें ये जो रोज़ प्लस माइनस करना होता है, जोड़ घटाव करना होता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को टिप्स पे आ जाती हैं। बड़े बड़े जो कैलकुलेशन करनी होती है तब तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम क्या करें, हम वहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं जब बड़े बड़े मैथ्स के क्वेश्चन करने होते हैं, या बहुत बड़ा कोई मल्टीप्लाई करना है, डिवीज़न करना है, प्लस माइनस करना है, तब तो। लेकिन हम मान लो अपने को ये है कि 6 और 4 को जोड़ना है, तो क्या करते हैं? अपने कैलकुलेटर उठाते हैं, मोबाइल उठाते हैं? नहीं। और फिर कैलकुलेटर और मोबाइल का यूज़ करने के लिए तो पता होना चाहिए कि 6 कौन सा है और 4 कौन सा है, तभी तो बटन दबा पाओगे। तो मैथ्स भी तो हमारी कितनी हेल्प कर रहा है, दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है ये मैथ्स। किलोमीटर का, मीटर का, ये सब, लीटर का कैसे ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, ये इसी तरह से मैथ से ही प्राप्त हो रहा है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने अभी ले दिए नाम, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी नहीं लिए हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट क्या है? ये ज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं बच्चों। ज्ञान तभी तो कहते हैं व्यापक है, कोई एक विषय ज्ञान थोड़ी दे रहा है, ये सारे मिलकर के दे रहे हैं। और केवल स्कूल में ही ज्ञान की प्राप्ति या कॉलेज में ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। बच्चा जब से जन्म ले रहा है और उसके बाद जब तक वो जीता है तब तक उसका ज्ञान रहता है। और ये जो परीक्षण तैयार किए जाते हैं, अब हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, ये परीक्षण जो तैयार किए जाते हैं ये सारी चीज़ों पर, यानी कि इतना बड़ा जो ज्ञान का व्यापक क्षेत्र है उससे संबंधित होते हैं।
ये केवल और केवल किसी विशेष कक्षा तक या किसी विशेष विद्यालय तक सीमित नहीं होंगे या किसी विशेष कंटेंट तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि ये क्या है, ये इनका एरिया बहुत बड़ा होता है। जो मैंने इतना विशाल क्षेत्र विज्ञान का आपको बताया तो उस पर आधारित होते हैं ये। फिर देखिए, यह परीक्षण विशिष्ट तथा सीमित पाठ्यवस्तु से संबंधित होते हैं। अभी मैंने बता दिया, अध्यापक निर्मित जो होगा वो ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से संबंधित ना होकर के विशिष्ट एवं सीमित पाठ्यवस्तु से संबंधित होगा। फिर अगर स्टैंडर्डाइज्ड की बात करते हैं तो इसमें श्रम, धन, समय अधिक व्यय होता है। मैंने अभी बताया ना, इनको बनाना कितना मुश्किल होता है या इसमें कितना श्रम, समय, धन लगता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब एक ऐसा टेस्ट निर्मित हो रहा है जो पूरे वर्ल्ड में किसी की भी बुद्धि पे अप्लाई कर सकते हो, आप किसी की भी पर्सनालिटी पे अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, रिजल्ट जो लास्ट में इन्होंने बताए हैं उन्हीं में से कोई एक पॉइंट होगा, उन्हीं में से कोई एक रिजल्ट आएगा जो ये लास्ट में 5-10 रिजल्ट बताते हैं कि ऐसा रिजल्ट आ सकता है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है बच्चों ये। तो इसमें श्रम भी ज़्यादा लगेगा, धन भी ज़्यादा लगेगा और समय भी ज़्यादा व्यय होगा। फिर अगर हम इधर बात करते हैं तो इसमें धन, समय और शक्ति का व्यय कम होता है, काव्य नहीं है, का व्यय कम होता है। तो इसमें नहीं होती क्योंकि ये टीचर ने ही बनानी है और उस आधार पर इस टेस्ट को बनाना है जो कि उसने कक्षा में कंटेंट पढ़ाया है। फिर लास्ट पॉइंट कहता है निर्माणकर्ता प्रशिक्षित एवं सुविधा प्राप्त होता है। देखो, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट को विशेषज्ञ निर्मित करते हैं, स्पेशलिस्ट बनाते हैं, एक्सपर्ट बनाते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, पूरी तरह से उस एरिया में या उस फील्ड में पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और उन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं उनके पास। लेकिन जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है उसका निर्माण तो अध्यापक ही करता है ना, और उसके पास कोई विशेष सुविधा प्राप्त नहीं होती, उसको कोई विशेष सुविधा नहीं होती उसके पास। तो ये है इन दोनों में अंतर। मोटे मोटे रूप से अगर आपको अंतर करने के लिए पूछा जाए तो ये ऐसे ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप कहें बात की बड़े क्वेश्चन की, तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है छोटा। 2 नंबर में आने के चांसेस कम हैं, लेकिन जो आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें से ये आने के चांसेस हैं। ठीक है, वहाँ आता है। तो वहाँ हमें 5 से 6 पॉइंट ही लिखने होते हैं और आप अपनी तरह से और पॉइंट्स भी बना सकते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ जो दूसरे यूनिट का जो दूसरा पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। अब हमारी जो दूसरे यूनिट का लास्ट पॉइंट यानी 3rd पॉइंट है और 3rd यूनिट का जो 1st पॉइंट है वो दोनों सेम है। बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ और आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो आपने भी वहाँ पे देख लिया होगा, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड ऐसा लिखा हुआ है। तो यूनिट 2nd के 3rd पॉइंट में और 3rd यूनिट के 1st पॉइंट में आपको सेम थिंग ही दिखाई देगी। आपने अगर सिलेबस नहीं देखा तो आज देख लेना, अभी देख लो, तो वहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देगा। यानी हमें वो एक बार में ही पढ़ना है, हम दूसरे यूनिट में और तीसरे यूनिट में 2 बार नहीं पढ़ेंगे, हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो कि दोनों में ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए।